है ना। बहुत अलग अलग तरीके, बहुत अलग अलग सोच के लोग होते हैं, अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं। भाषाएं इतनी प्रकार की हैं, पहनावे इतने प्रकार के हैं। उस टाइम तो यही था कि ज्यादा ताकत चाहिए, ताकत कैसे मिलेगी जब इतनी जमीन अपनी होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमको जो इतने विभिन्न डिफरेंट कल्चर्स दिखते हैं, वो उस टाइम में ये सब आए थे लैंड पे कब्जा करने, लेकिन धीरे धीरे आपस में मिक्स होते गए एंड एक मिक्स कल्चर बन गया था। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। अब टाइटल के चैप्टर के हेडिंग से ही पता चलता है कि ये जो पूरा लेसन है हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर यानी संस्कृति के ऊपर है। एंड कितनी विभिन्नता होने के बावजूद भी हम सब में कितनी एकता है, यूनिटी है, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग लेसन है एंड आई थिंक इस लेसन में इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सब जो हिंदुस्तानी हैं ऑलरेडी समझते हैं इन बातों को। तो काफी ईजी होने वाला है एंड काफी मजा आने वाला है। तो सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्लास 10th नहीं, क्लास 9 से लेकर 12th तक है ना, सारी क्लासेस के बोर्ड्स के वीडियोस हैं, तो जाके देखो भाई, है ना। चलो, अब सबसे पहली चीज आपने ऑथर के बारे में समझना है, जो लेखक है इस पर्टिकुलर जो लेसन है इसके पीछे कहानी है। तो बेसिकली इसके जो लेखक हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट और स्कॉलर रहे हैं, है ना। मतलब एक बहुत फेमस पोएट भी हैं ये। अब हुआ क्या है, ये जो लेसन है ना, ये डायरेक्टली बेसिकली इन्होंने ऐसे लिखा नहीं था लेसन। इन्हें बड़ौदा यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था और बड़ौदा की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन, है ना, इंडियन कल्चर के ऊपर स्पीच दी थी। तो उसी स्पीच, मतलब वो स्पीच इतनी अच्छी लगी कि उसी का अडॉप्टेड वर्जन थोड़ा उसको मॉडिफाई करके लेसन में रखा गया है। ओके, सो हुमायूं कबीर ऑथर माने जाएंगे, है ना। रिनोन्ड नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, बहुत ही रेप्यूटेड पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, मतलब पॉलिटिक्स में भी इनका काफी ज्यादा रोल है। अब इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है एंड हैव द ऑनर ऑफ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थे वो, है ना। स्टूडेंट्स यूनियन में जो प्रेसिडेंट जैसे कैप्टन होता है ना, वो थे वो। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितने शार्प थे एंड बहुत ही मेहनती थे। When Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India, he was the Cabinet Minister for Scientific Research and Cultural Affairs in his ministry. तो ये देखो जीके के हिसाब से भी बहुत अच्छा सवाल है ना। मैं बताती हूँ ना क्यों 9 to 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, क्योंकि इसमें आप सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ आगे कॉम्पिटिटिव्स के लिए जो जनरल नॉलेज होता है ना, वो भी मिल जाता है। तो जब पंडित नेहरू जी जब पीएम थे, तब ये हुमायूं कबीर जी जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर थे, किसके? साइंटिफिक रिसर्च और कल्चरल अफेयर्स के। ओके, सो अब चैप्टर की बात करते हैं। इन द प्रेजेंट पीस दिस हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम हुमायूं कबीर्स लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी। बड़ौदा यूनिवर्सिटी उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसके ऊपर ये चैप्टर है। He has thrown light on the glorious past of India's culture and rich heritage. तो उन्होंने लाइट डाला है, यानी प्रकाश डाला है किसके ऊपर? जो हिंदुस्तान का बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही अमेजिंग, है ना, शानदार पास्ट रहा है, कितना रिच हेरिटेज, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, है ना, हमारे आर्ट फॉर्म्स बहुत हाई माने जाते हैं। अपने लेक्चर में ये उन्होंने बताया है, और उन्होंने कैसे बताया है कि अपनी मदरलैंड, अपनी भूमि के लिए, है ना, जन्मभूमि के लिए बहुत प्रेम उन्होंने बताया है, और कैसे उन्हें पूरा भरोसा है कि आगे भी हम, यानी आने वाली जनरेशन, इस रिचनेस को मेंटेन करे। ओके, तो शुरू करते हैं, चलिए। इंट्रोडक्शन। देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज, ये तो हम समझ गए। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी वेरी वेल नरेटेड इन दिस एक्सट्रैक्ट। यार आप कहीं भी बाहर देखते होगे ना, चाहे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी जो जगहें होती है, फ्रांस हो गया, अब क्या होता है ना, यहाँ पे यूजुअली कल्चर्स जो होते हैं ना, वो एक ही तरह के होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं कल्चरल। लेकिन इंडिया में जब आप आते हो ना, तो इंडिया में आपको हर तरह का इंसान दिखेगा, हर जाति का, धर्म का, है ना, बहुत अलग अलग तरीके, बहुत अलग अलग सोच के लोग होते हैं, अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं। भाषाएं इतनी प्रकार की हैं, पहनावे इतने प्रकार के हैं, है ना, कितनी सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक कंट्री में रह रहे हैं, हंसते खेलते हैं। देखो, परेशानी हर जगह आती है, ऐसा नहीं है कि कहीं तकलीफें नहीं हो रही, लड़ाइयाँ नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल इफ यू एक बिगर पिक्चर देखें, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं, है ना, एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं और कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। तो वही बताया है कि डाइवर्सिटी यानी इतनी विभिन्नता होने के बाद भी जब देश का सवाल आता है ना, तो सब कहीं ना कहीं यूनाइट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से बताया गया है इस चैप्टर में। आवर कंट्री हैड बीन इन्वेडेड। अब शुरू की बात बताते हैं वो, मतलब जो अपनी स्पीच
जो लेक्चर दे रहे थे हुमायूं जी, तो वो अर्ली टाइम की बात बताते हैं, है ना, हिंदुस्तान में, कि जब हमारी कंट्री पहले के टाइम में इट हैड बीन इन्वेडेड बाय मेनी रेसेस हु केम टू कॉन्कर आवर लैंड। अब उस टाइम में यही होता था ना कि एक दूसरे की जमीन हड़प रहे हैं, जैसे अंग्रेज आए थे, उस टाइम तो यही था कि ज्यादा ताकत चाहिए। ताकत कैसे मिलेगी जब इतनी जमीन अपनी होगी, है ना। आज भी तो यही माना जाता है, अमीर इंसान कौन जिसकी इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं, बोलता है ना ऐसा। तो वही है, मतलब तो पहले भी यही माना जाता था कि दूसरे दूसरे अलग अलग तरह के लोग आते थे, जातियां आती थी बाहर से, एंड कब्जा करते थे। अब इंडिया में भी ऐसा होता था, बहुत सारे इन्वेडर्स आते थे, है ना, कब्जा करने के लिए, अपना कल्चर हम पे थोपने के लिए, जैसे अंग्रेजों ने थोपा था। तो उसी में बात करते हैं आर्यंस की। ये क्या हो गया, हाँ, उसी में बात करते हैं आर्यंस की। हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा आपने। द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स टिल सम टाइम बैक। यानी यूजुअली ये माना जाता है कि सबसे शुरुआती इन्वेडर्स, यानी जिन्होंने हमारी कंट्री पे आके कब्जा करने की कोशिश की थी, वो आर्यंस थे। अपना कल्चर जो वो स्थापित करना चाहते थे, ऐसा माना जाता था, अर्लीस्ट वो थे। लेकिन फिर भी ऐसा मतलब तब ऐसा माना जाता था कि हमारी जो कंट्री थी वो अनसिविलाइज्ड थी एंड बारबेरियन थी। अनसिविलाइज्ड और बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य, यानी अभी रहने का तरीका, बोलने का तरीका, जीवन कैसे जीते हैं, कमाना है, खाना है, उसे अनसिविलाइज, असभ्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर आप किसी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी में जाओगे, या फिर आप कह सकते हो कि आदिवासियों की कॉलोनीज में जाओगे, खैर अब तो वो भी काफी डेवलप हो गए हैं, लेकिन स्टिल आप अपने से कंपेयर करोगे ना, तो आपके हिसाब से वो काफी अनसिविलाइज्ड होंगे, असभ्य। वाई? बिकॉज अभी भी वो जो तरीके हैं उन्होंने नहीं सीखे। तो ये माना जाता था बहुत अर्ली इंडिया में, आर्यंस ने जब तक हमारी कंट्री को इन्वेड नहीं किया था, अपना कल्चर नहीं सिखाया था, तब तक काफी लोग अनसिविलाइज्ड थे, असभ्य थे। बट लेकिन हुआ क्या, एक रिसर्च बाद में ये आई थी कि ऐसा नहीं है कि आर्यंस शुरुआती थे। आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे ना, ऐसा माना जाता है कि आर्यंस शुरुआत में आए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नहीं, आर्यन से पहले भी और कोई दूसरे भी थे, अदर रेसेस भी थी, जो हमारी कंट्री पे कब्जा करने आए थे और थोड़ा बहुत किसी किसी रीजन पे अपना कंट्रोल करा था। तो ऐसा ही होता है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, नई नई रिसर्च है, तो यही पता चला कि आर्यन से पहले भी आए थे। सरप्राइजिंगली इनफ दे हैड बिल्ट अप मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन, और सरप्राइजिंगली उन्होंने काफी सभ्य सोसाइटी बनाई हमारी, और उसके बावजूद इतने डिफरेंट कल्चर, ऐसे जैसे वो नहीं मिक्सचर वाला नमकीन खाते हैं, अलग अलग चीजें आ रही होती है, वैसे ही मतलब इतना मिक्स कल्चर है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, एंड यही प्रोसेस आगे चलता गया। तो यही कुछ कुछ नाम है। देखो इस लेसन में थोड़ा डेटा ज्यादा है ना, अपने नाम याद करने हैं हिस्ट्री जैसे, जैसे द क्रीक्स, द साकास, हुन्स एंड 100 ऑफ अदर नेमलेस ट्राइब्स। ऐसी ट्राइब्स जिनके एग्जैक्ट कुछ नाम नहीं थे, वो सब आए थे बिना किसी परेशानी के, है ना। बट ऑल दीज कॉन्करर्स एब्जॉर्ब देमसेल्व्स इन अ कल्चर आफ्टर सम टाइम। लेकिन क्या हुआ था, ये सब ने तो विजय प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन वो खुद ही अलग 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 आते गए, तो एक कल्चर में ब्लेंड होते गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमको जो इतने विभिन्न डिफरेंट कल्चर्स दिखते हैं, वो उस टाइम में ये सब आए थे लैंड पे कब्जा करने, लेकिन धीरे धीरे आपस में मिक्स होते गए एंड एक मिक्स कल्चर बन गया था, वो खुद ही ब्लेंड हो गए उसमें। द प्रेजेंट इंडियन, आज की बात करें, प्रेजेंट यानी आज के हिंदुस्तान की जो संस्कृति और सभ्यता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एंड एलिमेंट्स टाइड अप टुगेदर. It is a fact that such valuable unity of spirit is one of the most remarkable features of Indian culture. कहीं भी बाहर भी सुनोगे ना आप यही सुनोगे कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना, ये जो हमारी वेराइटी है लोगों की, मतलब आप नॉर्थ में जाओ, कश्मीर जाओ, है ना, हिमाचल जाओ, आपको अलग कल्चर दिखेगा, ईस्ट जाओगे, असम वगैरह अलग कल्चर, है ना, सेम आप पंजाब आ जाओ, है ना, एमपी आ जाओ, डिफरेंट, साउथ में एकदम अलग कल्चर, लेकिन वी ऑल आर इंडियंस, है ना कहीं एक वो जो स्पिरिट ऑफ यूनिटी है वो सबकी सेम है। द इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, तो जो भारतीय सभ्यता है इज सुप्रीम इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन देन एनी अदर कल्चर ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द चाइनीज टू सम एक्सटेंट। तो आप देखोगे ना, संस्कृति जो हमारी सभ्यता मानी जाती है कि कितने लंबे टाइम तक जो चलती आ रही है और आज भी चल रही है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानी जाती है। थोड़ा बहुत चाइनीज भी हमारे टक्कर में है, लेकिन स्टिल वी आर सुपीरियर, है ना, फिर भी हम ऊपर ही हैं। द वाइटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज ड्यू टू इट्स सेंस ऑफ इंडियननेस। अब ये थोड़ा कहने का ऐसा फनी तरीका है कि
हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, उसकी वाइटलिटी, उसकी में जो इम्पोर्टेंस है ना, क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर एक सेंस ऑफ इंडियननेस, मतलब हिंदुस्तानी पना कहते हैं जो, वो है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यार, कोई इंसान, अब देखो आजकल तो काफी लोग जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं, है ना, आजकल नहीं, काफी टाइम से जा ही रहे हैं, लेकिन एक वो अंदर से वो नहीं, भारतीय अंदर का जगह ही रहता है हमेशा। चाहे आप दुनिया के, या आप इवन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हो, है ना, आपको लगता है ना एक सेंस ऑफ इंडियननेस आ ही जाती है कि नहीं यार, इंडिया के लिए है। एंड हर कंट्री में इतनी प्रेम नहीं होता है अपनी मातृभूमि के लिए जितना हमें है ना। इट इज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिटी इन वेराइटीज, वीविंग नंबर्स ऑफ थ्रेड्स टाइड टुगेदर ऑफ आवर नेशनल लाइफ। Many countries of the ancient world flourished, but in course of time the fine flowers of old civilization faded। तो देखो यहाँ आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, पता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में, पहले के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज थी जिनके कल्चर उभर के आए थे, और ऐसा नहीं भाई, देश विदेश में लोग उन कल्चर्स को फॉलो भी बहुत करते थे, लेकिन समय रहते 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 वो फेड होते गए। जैसे आप वेस्टर्न कल्चर मानोगे, इवन पहले इजिप्ट के तो कितने कल्चर को हाईएस्ट माना जाता है, लेकिन धीरे 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 क्या है ना, उनकी पीढ़ी उन्हें आगे नहीं लेके जा रही है। आज भी आप सुनते होगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हिंदी सीखो यार, हिंदी, ऐसा नहीं है कि हिंदी से दूर भगो, है ना। अब मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं ये बात बिल्कुल गर्व से कहती हूँ भाई, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, लिखने पढ़ने बोलने, और इवन आई रिस्पेक्ट द लैंग्वेज अलॉट। और ऐसा नहीं, थोड़े थोड़े टाइम में मैं पढ़ती रहती हूँ चीजें। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, इवन आप जिस कल्चर से आते हैं ना, उसको आगे बढ़ाइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम सिंधी, राइट, तो आई से कि मुझे, हमें भी अपनी भाषा जीवित रखनी है, हिंदी बोलते रहे, सिंधी बोलते रहे, मराठी, गुजराती, जिस भी आप लैंग्वेज के हैं, है ना। क्योंकि क्या है ना, आगे वाली जनरेशन के हाथ में ही है, कैसे संस्कृति फेड होती जाती है, आगे वाली जनरेशन से फॉलो नहीं करती है, इस कारण से। तो यही बात है कि पेंशन टाइम में बहुत ऊपर ऊपर उठी थी कंट्रीज अपने संस्कृतियों से, लेकिन धीरे 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 फेड होती गई। लेकिन सिर्फ इंडिया और चाइना को अभी तक ये माना जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति हमारी है ना, ग्रोन और चेंज, अच्छे से हमने ही उसको संभाल के रखा है। But it did not happen at the cost of an underlying unity. It became possible through the capacity of readjustment shown by the Indian society। हाँ, तो यहाँ पे हम सभी लोगों की तारीफ भी करी उन्होंने कि इंडियन सोसाइटी की तारीफ करनी पड़ेगी लोगों की, कि कैसे धीरे धीरे जो बदलाव आए हैं, जो एडजस्टमेंट्स आए हैं, उनमें हम ढले हैं। और ऐसा नहीं है कि पुराने ढर्रे की मान्यता को हमने से पकड़ के रखा, नहीं, उसमें थोड़े थोड़े अच्छे मॉडिफिकेशंस लाके हमने उसे मेंटेन किया है, और जो पूर्वज हमारे बात कह के गए थे उनको भी हमने काफी अच्छे से पकड़ के रखा है। We Indians believe in live and let live, which is found in the spirit of toleration। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिंदुस्तानी जितने भी हम होते हैं ना, हमारा एक कॉन्सेप्ट है लिव एंड लेट लिव, है ना। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जियो और जीने दो। यानी आप जो है, एंड ये बहुत अच्छा आइडिया है, पता है, आप ये नहीं, हम ये नहीं मानते कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे अलावा और कोई महान ही नहीं है ना। यहाँ हम जिस पावर को मानते हैं, हम जिस गॉड को मानते हैं, उससे सुपीरियर नहीं, वी आर, हम भी अच्छे, आप भी अच्छे। वी विल रिस्पेक्ट वॉट एवर यू फॉलो। हम इवन वेस्टर्न लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, अंग्रेज लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, फ्रांस के गॉड से, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जियो और जीने दो। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर, राइट। सबसे अच्छी चीज यही है, क्योंकि जीवन में अगर आप एडजस्ट करना नहीं सीखोगे ना, तो बहुत तकलीफें आती हैं, एंड दैट्स वेरी ट्रू, है ना। आप ऐसे अड़ियल नहीं खड़े रह सकते, आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए, है ना। यही वाली बात है यहाँ पे। चलो आगे आते हैं। Sometimes such undue toleration led to a great loss and suffering to the collective interest of our people. It happens by showing disinterest from impartial views towards the values of life. We find a spirit of underlying unity throughout the changes of Indian history. It informs a diverse expression of life. तो यही यहाँ चीजें बताई है। कभी कभार क्या होता है ना, कि बहुत भी ढील दे दो तो भी दिक्कत हो जाती है ना। तो कभी कभार काफी लोग इसी कारण हम पे हावी भी हो गए, लेकिन धीरे धीरे फिर भी इंडिया में काफी चेंजेस आए हैं, यूनिटी सबकी मेंटेन रही है, तो इसलिए हम अपनी कल्चर को अभी तक मेंटेन कर पाए हैं। It is a fact that true and vital culture preserves unity and universality. Culture is a concept which cannot be simply or unitarily defined. अब कल्चर मतलब यहाँ कहा है, संस्कृति को आप एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते कि यार तुमने संस्कृति के ऊपर एक लाइन लिखी हो गया, नहीं, एकदम सिंपली नहीं आप उसको डिफाइन कर सकते। सिविलाइजेशन को क्या कह सकते हो? इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, है ना। तो सभ्यता क्या होती है कि जो पूरी सोसाइटी है, यानी मान लो 20-25 लोग रह रहे हैं, तो उनके रहने का तरीका, सभ्यता की कैसे खाना है, पीना है, रहना है, जीना है, उससे, और वो सभ्यता बनती है, उससे ही संस्कृति उजागर होती है। As such, we cannot think of culture without civilization। तो यहाँ एक चीज बताई है
कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी संस्कृति और सभ्यता दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही रहती हैं, कि हम कल्चर को सिविलाइजेशन के बिना यानी संस्कृति को सभ्यता के बिना सोच ही नहीं सकते। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल विद सिविलाइजेशन। देयर मे बी सिविलाइजेशन इवन इन दोज कंट्रीज विच हैज नॉट डेवलप्ड देयर कल्चर। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है बेटा, देखो वो कहना चाहते हैं सिविलाइजेशन तो हो सकता है हर कहीं, है ना। अब ऐसा नहीं है आप कहोगे कि ब्रिटेन में जो लोग रह रहे हैं उनका सिविलाइजेशन नहीं है, उनकी सोसाइटी फॉर्म्ड है, सब कुछ है, लेकिन कल्चर की संस्कृति की बात आती है तो वो हम हर जगह के लिए नहीं कह सकते, है ना। ये इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। सिविलाइज तो बहुत लोग हो जाते हैं लेकिन कल्चर नहीं डेवलप हो पाता है। सो नॉट एनी सिविलाइज नेशन एंड रेसेस आर रिगार्डेड कल्चर एक्सेप्ट इंडिया, है ना। इंडिया को ही हम कहते हैं कि इंडियन कल्चर है। आप ऐसे नहीं, तो ब्रिटेन का कभी सुना है आपने कभी सुना है ब्रिटेन का कल्चर, ब्रिटेन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, बहुत कम सुना होगा। इजिप्शियन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, वेरी मतलब बहुत ही कम आपने कहीं ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडियन कल्चर काफी सुनने को मिलता है हमें। In European countries, there is a difference in quality between the masses and the classes, which is not found in India. The unbroken unity and continuity of Indian culture is admirable. India has not been experienced violent or sudden breaks. The steady growth, धीरे धीरे देखो हमको पता है हम एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले से हम यहाँ से एकदम वहां पहुंच गए, नहीं, हम ऊपर ही थे थोड़ा और हमारी ऐसे स्टडी ग्रोथ हो रही है और उसी कारण ब्रेक्स यानी एकदम से नीचे नहीं गिरी है हमारी कंट्री कभी। आप समझ रहे हो कि धीरे धीरे बदलाव होते जा रहे हैं, भले ही डेवलपिंग कंट्री में आते हैं धीरे 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 धीरे, लेकिन तभी जो है ना हम उस चीज को मेंटेन कर पा रहे हैं। Thus, it is the beauty of Indian culture, which is unparalleled and great, whereas other civilizations are much inferior in aspects. तो यही खत्म करते वो कहते हैं कि इसी कारण हम मान सकते हैं इंडिया का जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, वो बाकी सारी जगहों से काफी ज्यादा श्रेष्ठ है ना। और यही कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज है यंग जनरेशन को कि इस कल्चर को हम बनाए रखें, है ना, यंग जनरेशन आगे इसको मेंटेन करके रखे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा लेसन। आई होप आपको लेसन काफी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स लेके आने के लिए। चलिए तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।